हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि ग्रेजुटी क्या होती है, ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होती है, इसके नियम क्या हैं, इसकी पात्रता क्या है और इसके कैलकुलेशन मेथड क्या है। दोस्तों, या तो हम कंपनी में काम करते हैं, कंपनी की तरफ से काम करते हैं, या हम कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, या हम कैजुअल में काम करते हैं। हम जिस भी तरह से किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उस जो ग्रेजुटी एक्ट है उसके अंतर्गत हमें कैसे ग्रेजुटी मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं आपको कि ग्रेजुटी क्या होती है, उसका परिचय क्या है, उसका बेसिक आधार क्या है या कानूनी अधिकार क्या है, किस एक्ट के अंतर्गत हमें ग्रेजुटी दी जाती है, उसकी पात्रता क्या है या आप एलिजिबल कैसे हैं। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। ग्रेजुटी का परिचय है। ग्रेजुटी एक प्रकार का सेवा लाभ है जो कर्मचारी को सेवा समाप्ति पर दिया जाता है। इसके दो अर्थ हैं। सेवा समाप्ति से अर्थ ये है कि एक कर्मचारी जो कई सालों से कंपनी में काम कर रहा है, तो अगर वो रिटायरमेंट के समय मीन्स 58 साल या 60 साल में रिटायर होता है, एक उस अवधि में भी जो ग्रेजुटी दी जाती है, जो अमाउंट दिया जाता है, उसको भी ग्रेजुटी हम कंसीडर ग्रेजुटी के रूप में ले सकते हैं। या एक कर्मचारी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में 5 साल या उससे ज़्यादा काम करता है, उसे भी हम ग्रेजुटी ले सकते हैं, ग्रेजुटी मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक राम नाम का आदमी जो काम कर रहा है XYZ कंपनी में, तो वो 5 साल से नौकरी कर रहा है, 5 साल बाद वो वहाँ से छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है, तो उस केस में भी ग्रेजुटी मिलेगी। और अगर वो वहाँ पर 58 साल या 60 साल की उम्र तक काम कर रहा है, तो उस केस में भी ग्रेजुटी मिलेगी। तो यहाँ पे सेवा समाप्ति से मतलब ये है कि अगर कोई कर्मचारी एक कंपनी से सेवा समाप्त कर दूसरी कंपनी में जाता है, तो कौन कौन सी परिस्थितियों में वो ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल होगा। और दूसरा, अगर वो कंपनी में काम करते हुए रिटायर होता है, तो वो किस तरह से एलिजिबल होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यह कर्मचारी की कंपनी में दी गई सेवा की अवधि पर आधारित होता है। आपने कितने साल काम किया है, इसके आधार पर वो ग्रेजुटी तय होती है। इसका कानूनी आधार ये होता है कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत ग्रेजुटी दी जाती है। यह अधिनियम, यह जो एक्ट है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन या सभी संस्थानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत होते हैं। अगर किसी भी कंपनी में 10 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, तो वहाँ पर ये लागू होता है। इसमें एक चीज़ और समझने की है कि अगर आप किसी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अंतर्गत काम करते हैं जहाँ पर 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उस केस में भी आपको ग्रेजुटी का अधिकार होता है, भले ही आपके कॉन्ट्रैक्टर में उससे कम 9 या 10 से कम कर्मचारी हों। लेकिन अगर कंस्टेंटली आप किसी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अंतर्गत इतने दिनों तक या 5 साल से ज़्यादा काम करते हैं उसी कंपनी में, अलग अलग कंपनियों में नहीं, तो उसके अंतर्गत भी आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। पात्रता का इसका मापदंड, जैसा हमने पहले भी बताया, कि कर्मचारी को कम से कम 5 साल की निरंतर सेवा पूरी की हो। मीन्स 5 साल में किसी भी तरह का ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी ने 5 साल तक कंटिन्यू काम किया है, ऐसा नहीं कि वो 6 महीने के लिए है नहीं या साल भर के लिए नहीं है, ज्वाइनिंग और उसका लीविंग डेट में सिर्फ 5 साल है, बीच में वो बहुत लंबी छुट्टियों में गया है, और या उसका अपसेंटेज में इतना ज़्यादा है, तो उस केस में वो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसने 5 साल निरंतर काम किया है, कंटिन्यू काम किया बिना सर्विस ब्रेक के, तो वो कर्मचारी ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल होगा। दूसरा, सेवा समाप्ति से मतलब ये है कि 5 साल उसने किया है, उसके बाद सेवा समाप्ति किया है। सेवा निवृत्ति से मतलब ये है कि वो रिटायर हुआ है। मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में ग्रेजुटी देय होती है। ये एक कंडीशन है, जब मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 5 साल या उससे कम भी सर्विस है, तो आप ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल होंगे। ग्रेजुटी की गणना या ग्रेजुटी का कैलकुलेशन कैसे होता है दोस्तों, हम यहाँ से समझेंगे। ग्रेजुटी का कैलकुलेशन होता है अंतिम वेतन। अंतिम वेतन में जो बेसिक प्लस डीए कहा जाता है, वो अंतिम वेतन कहलाता है। तो जो अंतिम वेतन, जो लास्ट मंथ सैलरी है आपकी, जब आप रिटायर हो रहे हैं या आप कंपनी छोड़ रहे हैं, दोनों स्थिति में जो बेसिक होगा उसके गुणे 15 किया जाएगा। और उसके बाद उसमें आपने जितने साल नौकरी की है, 5 साल की है, 8 साल की है, 10 साल की है, जो भी किया है, वहाँ पे सेवा वर्ष लिखा जाएगा। तो अंतिम वेतन सपोज करिए हमारा 30,000 है, 15 उसका गुणे हो गया और सेवा हमने 5 साल की है,
तो इस तरह से उसके डिवाइडेड बाय 26 करना है। 26 का मतलब इसमें ये होता है कि महीने के 26 दिन गिने जाते हैं जिस पे आप काम करते हैं, जिसके आधार पर आपको वेतन दिया जाता है। ये मिनिमम वेजेस एक्ट और ये पेमेंट ऑफ वेजेस में भी 26 दिन की गिनती की जाती है। दोस्तों, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे कि किस तरह से हमारी सैलरी कैलकुलेट होती है। तो इस तरह से हम अंतिम वेतन गुणे 15 गुणे सेवा वर्ष करते हैं डिवाइडेड बाय 26। तो हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, अगर हमारा लास्ट बेसिक प्लस डी ए 30,000 है, सपोज करिए हमने टोटल वहाँ पे 5 साल नौकरी की है, तो ग्रेजुटी का जो कैलकुलेशन वो होगा 30,000 गुणे 15 गुणे 5 उसके डिवाइडेड बाय 26 करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसका टोटल आएगा 86,538 रुपये। तो दोस्तों, इस तरह से जो भी है उसको 86,538 रुपये ग्रेजुटी कंपनी को पे करना होगा। इसमें टैक्स छूट का प्रावधान कैसे होता है? ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा जो होती है वो होती है 20 लाख रुपए, और ये टैक्स मुक्त 20 लाख होते हैं, इसमें किसी भी तरह का टैक्स नहीं कटता है। हालांकि अगर ग्रेजुटी कई बार ली जा चुकी है तो वो उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह से, ग्रेजुटी कई बार ली जा चुकी से अर्थ ये है कि अगर आपने किसी कंपनी में 5 साल काम किया है, उसके बाद आप वहाँ पे ग्रेजुटी लिए, फिर आपने किसी और कंपनी में 5 साल काम किया, फिर ग्रेजुटी लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग समय पे अलग अलग रूल लाती रहती है। तो इस तरह से वो होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ये कैसे, ये आयकर जो अधिनियम है, ये आयकर अधिनियम की धारा 10 से के अंतर्गत इसमें छूट मिलती है। और इसका निष्कर्ष ये है दोस्तों कि ग्रेजुटी जो है वो कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ होता है, और यह कर्मचारी के सेवा के प्रति एक सम्मान का प्रतीक होता है। मीन्स एक कंपनी में आपने इतने सालों काम किया है, उसके लिए ये सेवा भाव से आपको दिया जाता है। और ये ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत ये कंपलसरी और लेबर लॉ में एक कंपलसरी पार्ट होता है। थैंक यू दोस्तों।